क्लबी कॉमर्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक आएगा FW टेलर्स एंड उसके बाद आएंगे उसके प्रिंसिपल्स एंड द लास्ट वन टॉपिक इज़ आर साइंटिफिक टेक्निक्स जोन सी FW टेलर ने यूज़ करी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आगे वीडियो। गाइस, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप नोट्स की PDF लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, DM me on Instagram if you have any query. Let's get started the video. Hello, welcome to Clever Commerce. Subscribe our channel and turn on the bell icon to get the latest updates. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि FW टेलर था क्या। FW टेलर की पहले थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास बॉर्न इन 1856 इन USA में ये पैदा हुआ था। उसके बाद इन 1878 ही जॉइंड द मीडवल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, ये 1878 में एज अ टेक्निकल मैनेजर चूज़ हुआ गया था, ज्वाइन करा था इसने। उसके बाद इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स को हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। और ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं ना वो सारे के सारे एक साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। उसके सबसे पहला प्रिंसिपल आता है हमारे पास साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहला हमारे पास फीचर आता है इसमें साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में आता है सबसे पहला कि ये इंसिस्ट करता है ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन। कि जितने भी जॉब परफॉर्म करे जाएंगे वो स्किल्स से लेके या मतलब स्किल्स को देख के जॉब दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही अपने इंट्यूशंस के, मतलब अगर वो बंदा बोल रहा है कि अगर वो अपनी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहा है तो आप उसको दे दोगे, नहीं, आप उसकी सारी इंक्वायरी निकलवाओगे, उसके सारे सर्टिफिकेट्स चेक करोगे, उसके बाद उससे डेमो लोगे कि वो उस वर्क के काबिल है या कैपेबल है या नहीं है। सेकेंड आता है रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर where scientific decisions are based on cause and effect and scientific measurement of methods and method of production. The rule of thumb means dictatorship of manager whereas scientific decisions are based on cause and effect. जितने भी scientific decisions है वो सारे एक effect या cause को देख के लिए जाते हैं, साइंटिफिक मेजरमेंट्स ऑफ मेथड के थ्रू लिए जाते हैं और प्रोडक्शन के वेज को लेके थ्रू करे। लेकिन रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है? वर्कर्स मस्ट वर्क इन हार्मनी दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। की मतलब कि जितने भी वर्क है ना उनको पीस के साथ काम करना चाहिए, गुस्सा नहीं, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो जब तुम वर्कर्स के साथ अच्छी तरह बिहेव करोगे, अच्छी तरह उनकी सारी मतलब नीड्स को पूरा करोगे तो वर्कर्स भी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देंगे। देयर इज़ नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंजेस देयर एटीट्यूड्स फॉर ईच अदर। की ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल या मिडिल लेवल ने चेंज करनी है, ये तीनों लेवल की कहानी है। तीनों लेवल को अपना अपना बेस्ट देना चाहिए, बेस्ट कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। सबको पीस के साथ, सबको हार्मनी के साथ बोलना चाहिए, गुस्सा करके किसी के साथ भी बोलना चाहिए। इंसिस्ट ऑन मेंटल रेवोल्यूशन विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, कई बार कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय आ जाता है वर्क करने जिसको तमीज़ नहीं है बात करने की, तो तुम उसके साथ और बदतमीज़ मत हो, उसको सिखाओ, उसको बताओ, उसकी मतलब कि चेंज करो उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्क। चाहे वो घर पे जैसा भी है, तुम्हें से कोई लेना देना नहीं है, बट एट वर्क he should change their attitude and follow the instructions of the top level. थर्ड आता है हमारे पास कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। जैसे हमारा फ्यूल्स के प्रिंसिपल था ना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, वैसे टेलर के प्रिंसिपल में क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल्स। Every work must be carried on in cooperation with each other with mutual confidence and understanding with each other. Reward should be given to employees for their suggestions. अब उसमें क्या था कि इसमें मतलब कि खुद कोऑपरेट करना चाहिए लोगों को, एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के साथ, चाहे वो टॉप से लेवल मिडल और मिडल से लोअर लो या लोअर से टॉप हो, सबको काम करना चाहिए विद फुल कोऑपरेशन। रिवॉर्ड देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को फॉर अगर उनकी सजेशंस अगर मतलब गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा
काम आते हैं। तो उसके बाद आता है लास्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल आपने मतलब एक बंदे को सिलेक्ट करा, उसके पास कैपेबिलिटी, अगर आपको 100% कैपेबिलिटी अपने काम में, तो उसके पास 80% है, तो आप उसका 20% और बढ़ाने में आपका काम होगा उसमें कि आप उसको ट्रेनिंग दो, उसको पहले या तो 2 या 3 मंथ्स की ट्रेनिंग दो कि ताकि वो उसका बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे अपने काम में। उसके बाद ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, जैसा कि हमने साइंस नॉट ऑफ रूल ऑफ थंब में पढ़ा था कि कोई भी बिना इंक्वायरी के नहीं लेना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को, इसीलिए ही इसमें भी यही है। यहाँ पे आपके टेलर के सिर्फ और सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स थे। अब आते हैं हम आगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर की टेलर ने कौन सी साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करी है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो आप पहले पढ़ लेते हैं। पहले आता है हमारा फंक्शनल फॉरमैनशिप। देयर इज़ डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट्स। फंक्शनल फॉरमैनशिप में क्या होता है कि जितने भी वर्कर्स हैं, जो जिनके हम नाम नहीं पता, देखो हम अगर एक गोल अचीवमेंट कर रही है, वर्कर मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है वो सिंपल एम्प्लॉयज़ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन से मतलब कि अगर कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या अरेंज कर रहा है कुछ भी रिसोर्सेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो आता देखो सबसे पहले हमारा आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग जो प्लान करते हैं, जो फिक्स करते हैं चीज़ें। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। अब आते हैं हम इस पर। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास, देखो एक फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री का मैनेजर है, उसने कोई भी गुड को बनाना है या प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले वो प्लानिंग इंचार्ज से क्या करेगा, सबसे पहले आता है हमारे पास इसमें रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता है कि रूट क्लर्क फिक्स करता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हमने चैप्टर 1 में क्या नाम दिया था, दैट इज़ प्रोसेस। वो प्रोसेस को फॉलो करता है कि क्या कौन सी चीज़ कब करनी है, जैसे एक प्रोसेस होता है ना जो फॉलो करना चाहिए, वही है। उसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या मतलब होता है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है रिगार्डिंग द प्रोसेस कि मतलब किस बंदे को क्या क्या काम करना है प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कि वो काम को वो टाइम की स्टार्टिंग और एंडिंग जॉब को फिक्स करता है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसको मतलब कि जो ये वाला है ना, इसने बोला कि आपने जनवरी में स्टार्ट करना है एंड मार्च तक एंड कर देना है वो काम, तो सारे एम्प्लॉयज़ को उस टाइम तक कंप्लीट करना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो अब इसलिए क्या होता है, डिसिप्लिन, सेकंड थर्ड फोर्थ आता है इसमें, हेल्प्स इन डूइंग जॉब इन सिस्टमेटिक में। डिसिप्लिन है मतलब डिसिप्लिन करना, इसके सारे वर्कर्स के काम है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज में सबसे पहले आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है, रिसोर्सेस अरेंज करता है। स्पीड बॉस क्या करता है, कंप्लीशन ऑफ जॉब, मतलब स्पीड बॉस, स्पीड देखना, स्पीड मतलब स्पीड में क्या आएगा, टाइम, ठीक है ना, देख लेना। उस पर आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या करता है, टूल्स की कंडीशन को देखता है। इंस्पेक्टर अब सोच लो इंस्पेक्टर क्या करता है, उसके रिगार्डिंग आप देख लेना कि इंस्पेक्टर प्रोडक्ट का कौन होता है, जो उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करता है। सब हमारे पास आता है लास्ट है 3, इसके 5 और हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि मतलब जितना भी काम है उसको इस तरह मैनेज करो कि वो पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, कि कभी भी किसी को ना प्रॉब्लम ना आए किसी भी चीज़ को करने में। उसके बाद आता है हमारे पास मीन्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, टाइप, वेट्स, मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू सेट अप द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मीन्स एंड मशीन एंड हेल्प्स टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी स्टैंडर्ड को हेल्प करता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे होगा, जब सिंप्लीफाई होगा वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि आप मतलब साइज़ में, टाइप में, वेट्स में, मेजर्स में, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में काम आता है। उसको आता है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी हमारे पास 4 टाइप की स्टडी होती है। सबसे पहली होती है फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। कि वर्क स्टडी, वर्क करना, वर्क की स्टडी करना, कैसे करना वर्क। सबसे फटीग स्टडी में क्या आता है कि ये इंटरवल्स चेक करता है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एम्प्लॉय के ऊपर बहुत सारा काम है, 3 शिफ्ट्स लगा लो कि होती हैं, और उस बंदे को रेस्ट भी तो चाहिए, तो वो तीनों शिफ्ट काम नहीं करेगा। उसको क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट दी जाएगी ताकि वो सेकंड शिफ्ट में और बंदे काम कर सके उसका, और सेकंड शिफ्ट में वो रेस्ट कर सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका अगर वॉचमैन है, कोई भी हॉस्पिटल का हो गया या किसी भी सोसाइटी का वॉचमैन है, उनकी नाइट ड्यूटीज़ अलग होती हैं। डे ड्यूटी अलग होगी, नाइट ड्यूटी अलग होगी। क्यों? क्योंकि वो थक जाता है, उसको भी थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए। वैसे ही वर्क मतलब
एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। उसके बाद आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होता है? फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब, कि मतलब एक मेथड निकालना, कि जैसे लेबर इंटेंसिव मेथड है या कैपिटल है। अगर काम मशीनरी का बहुत ज़्यादा है तो वो कौन सा लगेगा? कैपिटल इंटेंसिव। और अगर लेबर्स बोला काम कर सकती है बहुत जल्दी तो वो लेबर इंटेंसिव मेथड कहलाएगा। उसके बाद आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब फाइंड स्टैंडर्डाइज टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, की एक परफेक्ट टाइम निकालना कि किस टाइम पीरियड पे वो वाला काम कंप्लीट हो सकता है। लास्ट आता है हमारे पास मोशन स्टडी। एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, कि मोशन स्टडी क्या करता है कि अनप्रोडक्टिव जितना भी पार्ट है उन सब से कुछ ना कुछ चीज़ बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है डिफरेंट पीस वेज सिस्टम्स। सबसे पहला इसका मोटिव होता है कि ये मोटिवेट करता है वर्कर्स को। डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स वायलेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, कि ज़रूरी नहीं है टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल की सैलरी एक हो। अगर सैलरी एक नहीं है तो कुछ सोच समझ के उनकी सैलरी एक नहीं है। उनकी इसलिए सैलरी एक नहीं है क्योंकि उसमें वर्क करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। टॉप लेवल का काम एज़ कम्पेयर टू लोअर लेवल से ज़्यादा होता है। लोअर लेवल को क्या है, बस टॉप लेवल से काम आया, देखा, एंड करा। लेकिन टॉप लेवल को क्या, पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए डिफरेंट पीस वेज सिस्टम होता है कि सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर बेस्ट एफिशिएंसी देनी चाहिए। इसलिए सेकंड पॉइंट दिया गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, कि एफिशिएंट वर्कर जो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और इनएफिशिएंटली वर्कर्स जो काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, या यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को बिल्कुल फुल्ली एंड सेटिस्फैक्टरी, उनका डिफरेंस पीस वेज सिस्टम होता है। मेंटल रेवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन एटीट्यूड। इसी के साथ आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर। आप जिसको भी लाइव क्लासेस करनी है वो मेरे को रिक्वेस्ट कर सकता है या बता सकता है इंस्टाग्राम पे डीएम करके, मैं उसके लिए लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कर लूँगा। एंड प्लीज़ शेयर these videos, follow me on Instagram, subscribe my channel and download the PDF link from description. Thank you.